رب زدني علما. ओके जी, एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कुछ आइडिया है क्या होता है वो? सब्सटेंस। बल्कि एक, ठीक है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है, मैं यहां लिखता हूं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखिए, अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ ले सारी की सारी अकाउंटिंग इसी पे है। कोई भी जब ट्रांजैक्शन होती है ना, ठीक है, तो उसके दो, देर आर टू ऑस्पेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। वन इज लीगल ऑस्पेक्ट, अदर इज इकोनॉमिक या बिजनेस ऑस्पेक्ट। अच्छा, ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होती हैं, मेजॉरिटी आई शुड से, उसमें लीगल और इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट दोनों एक ही होते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं तो एग्जाम्पल ये है कि आप का एक कंपनी है, उसने कोई चीजें परचेज की, तो जब परचेज की उसने, अगले ने डिलीवर कर दी, अगले ने सेल्स की, आपके उसमें कंट्रोल में आ गई। अब चीजें लीगली भी आपकी हैं और इकोनॉमिकली भी आपकी है। इकोनॉमिकली मींस यू आर कंट्रोलिंग देम, यू हैव राइट टू यूज देम। एक मिनट सबर कीजिएगा, मैं जरा रूम बंद कर लूं, एक मिनट। अच्छा, आप, एक कंपनी है, उसने चीजें खरीदी, सो लीगली भी वो चीजें उसकी हैं, अगर वो लीगल चीजें हैं तो, और इकोनॉमिकली भी वो चीजें उसकी हैं क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बट समटाइम्स देर आर सिचुएशंस वेयर इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट या इकोनॉमिक स्टांस भी कहते हैं या इकोनॉमिक सब्सटेंस भी कहते हैं, वो डिफरेंशिएट करती है, वो डिफर करती है फ्रॉम लीगल सब्सटेंस। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल आती है, विच इज लीजेस। लीज के ऊपर, जब मैं कन्वेंशनल लीज की बात कर रहा हूं और मैं अभी इंश्योरेंस वगैरह बीच में नहीं डाल रहा, जब लीज पे गाड़ी आप, कंपनी, जब मैं कहता हूं आप, दैट मीन्स कंपनी, व्हेन कंपनी get a lease agreement and get a machinery or whatever, car or vehicle on lease. So what happens, till the date that agreement remains, जो लीज का एग्रीमेंट होता है 4 साल का, 5 साल का, तब तक जो गाड़ी है वो बैंक के नाम रहती है, ठीक है। गाड़ी जो है, जो गाड़ी का कार्ड होगा बताका, जो कि यूएई में चलता है, वो बैंक का नाम ऊपर आ रहा होगा। लेकिन गाड़ी किसके कंट्रोल में होती है? कंपनी के कंट्रोल में होती है। Company is responsible, or I should say company is getting benefit from that asset, and whenever there will be repair or something needed, the company will be spending money on it. एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, मैं इंश्योरेंस की अभी बात नहीं कर रहा, एक्सीडेंट हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो पे करेगी बाकी के देर तक। तो यहां पे आके जब अकाउंटिंग, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटेंट रिपोर्ट करेगा, तो अकाउंटिंग कहती है कि अकाउंटेंट को क्या यूज करना है? अकाउंटेंट को यूज करना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट? दैट मींस वो जो एसेट है वो किसके कंट्रोल में है? वो कंपनी के कंट्रोल में है। उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कौन ले रहा है? कंपनी ले रही है। तो अगर एसेट की डेफिनेशन देखें तो एसेट इज अ रिसोर्स controlled by the entity from which economic future resources inflow to the company। तो ये तो एसेट बन गया कंपनी का, बट लीगली वो और है। तो वो कहता है अगर लीगल और इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट दोनों डिफरेंट हो तो रिपोर्टिंग के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, रिपोर्टिंग के लिए प्रेफर किसे किया जाता है? इकोनॉमिक ऑस्पेक्ट को। सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या है?
whenever there is conflict between legal aspect and economic aspect or substance of transaction, the economic aspect will be preferred. ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट विल बी प्रेफर्ड ओवर लीगल फॉर्म. दिस इज बेसिकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म. और यही वजह है कि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. अच्छा, क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं, लेट्स सपोज दो कंपनी है, एक कंपनी में नाम रखता हूं पी, दूसरी कंपनी का मैं नाम रखता हूं एस. मैं बाद में बताऊंगा व्हाई आई हैव नेम देम पी एंड एस. अच्छा, पी ने जो है वो एस के मोर देन 50% शेयर जो हैं वो बाय किए हुए हैं. और ये कौन से शेयर्स हैं? ये वोटिंग शेयर्स हैं. पी ने एस के मोर देन 50% शेयर्स जो है वो एक्वायर किए हुए हैं. अच्छा, इसमें जरूरी नहीं होता कि सिर्फ 50% शेयर्स दिए हो, इसमें और भी आती हैं, लेकिन अब अभी हम लोग सिंपल रखने के लिए हम कह रहे हैं कि पी का कंट्रोल डेवलप हो गया है किसके ऊपर? एस के ऊपर. क्योंकि मोर देन 50% शेयर्स है, जो भी वोटिंग होगी कुछ भी होगा तो पी के डिसीजंस माने जाएंगे. इसके अलावा डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हो तब भी होता है. सो ये जो रिलेशनशिप है ये सारे का सारा इन दोनों का, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पेरेंट सब्सिडरी. पेरेंट, पेरेंट सब्सिडरी. इनका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? पेरेंट सब्सिडरी, जिसमें पी जो है वो पेरेंट कहलाएगी और एस Yes. जो है वो सब्सिडरी. दैट्स व्हाई आई हैव रोट रिटन. अच्छा, 50 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, अप टू 100% भी हो सकता है. अब हुआ क्या? हुआ ये कि रिलेशन जो पेरेंट सब्सिडरी का हो गया, लेकिन पी का एस पे कंट्रोल है, तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. क्या है? कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है. पी का एस के ऊपर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, पी एस को कंट्रोल कर रही है. तो अगर पी एस को कंट्रोल कर रही है, दैट मींस एस के जितने भी डिसीजंस हैं वो तो अल्टीमेटली पी कर रहा है, और एस के जितने भी प्रॉफिट्स हैं या जितने भी एसेट्स हैं वो तो पी के हाथ में. इट मींस पी इज कंट्रोलिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटीज ऑफ एस एज वेल. तो लीगली पी एक कंपनी है, पी लिमिटेड, एस एक कंपनी है, एस लिमिटेड. लीगली दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, बट Yes. इकोनॉमिकली अगर हम लोग देखें तो दे आर द सेम. एक्चुअली पी और एस सेम है, क्योंकि पी के डिसीजंस की वजह से एस चल रही है. तो वो कहता है यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट लीगल एस्पेक्ट से डिफरेंट हो गया. तो फिर आप क्या करेंगे? चूंकि रिपोर्टिंग के लिए वो कहता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट को करना है, तो होगा क्या कि पी भी अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगा, एस भी अपनी स्टेटमेंट्स बनाएगा सेपरेटली, और इन दोनों की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी. दोनों को इकट्ठा करके, जमा करके एक स्टेटमेंट बनेगी, जिसे हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि ग्रुप, Yes. जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसके लिए रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है. ठीक है जी. तो ये क्या आ गया? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्यों बनती है? क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो लीगल फॉर्म डिफरेंट होती है इकोनॉमिक फॉर्म से. सो क्योंकि कंट्रोल कर रहा है पी एस को और पेरेंट सब्सिडरी रिलेशन है. अच्छा, इसके अलावा हो Okay, सकता है. one small question, sir. Yes. जी जी प्लीज. P may have control on, let's say, 4 or 5 companies as well. ओके. P, let's हाँ say, हाँ. यहाँ पे जो एग्जांपल आपने दिए वो मुझे एक P S के ऊपर एक एक कंपनी. वसीम साहब, एक मिनट, मुझे ना वो लगा लेने दें, हेडफोन अपने लगा लेने दें, क्योंकि पंखे का शोर है तो मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही. एक मिनट सिर्फ. जी वसीम साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी. ओ वेरी गुड. अच्छा, अब बताएं जी, क्या क्वेश्चन है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी एक पे एक आपने P1 कंपनी, P is controlling one company. जी, So ऐसा भी हो सकता है P is controlling many companies if ऐसा ही they होता have है. 50%.
ऐसा ही होता है कि एक जो मेन कंपनी होती है उसके मोर देन 50% स्टेक्स बहुत सारी कंपनीज में होते हैं. There are many group of companies. yes there might be that might be नहीं एक्चुअली होता है, क्योंकि हम जब सिखा रहे होते हैं तब तो एक ही एग्जांपल लेके ही कर रहे होते हैं ना, क्योंकि एक ही आ गई तो बाकी सब पे भी ऐसे ही होगा. सही है. ठीक है, लेकिन वो जो चलिए. ग्रुप ऑफ कंपनी है ना, ग्रुप ऑफ कंपनी, उसमें सिर्फ और जी. सिर्फ सब्सिडरी नहीं होती. Yes, उसमें there क्या are होता many. है, Yes. यस उसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि पी के एस जितनी भी है, S1 S2 S3, अब सब्सिडरी एस को हम सब्सिडरी कह रहे हैं, ये है. लेकिन ये भी हो सकता है कि पी में एक और कंपनी है जिसे मैं ए का नाम देता हूं. ठीक है, ठीक है. उसके अंदर पी ने इन्वेस्ट किया हुआ है कितना, लेट मी इसको कर लेने दे मुझे. अच्छा, उसमें कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं कर दूं, बल्कि इसको नीचे कर देता हूं. ये बोर्ड पे बड़ा मजा आता है पढ़ाने का, अगर बोर्ड हो और फिर गुजारा बस. Yes. Whiteboard. हाँ एग्जैक्टली. अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं नो फिल, और इसको हम कर देते हैं कॉमन. मैं देख रहा था एक सर, जी जी. एक वो भी किसी क्लास को मैं अटेंड कर रहा था, तो उनके पास वो मेरा ख्याल है डिजिटल डिजिटल कुछ बोर्ड है, होते पता हैं, नहीं क्या किया उन्होंने. ही इज होते यूजिंग हैं. दैट पेन एंड वेट, फॉरन रब कर देते, बहुत ही जबरदस्त वो. वो बेसिकली इट्स क्या वेरी होता है, नाइस. जो आपके पास जो लैपटॉप होता है ना, जो लैपटॉप आपके वो होते हैं टच स्क्रीन वाले. हाँ, वो कुछ उसमें या हाँ, सॉफ्टवेयर रखा हुआ है क्या. बहुत ही ये सर, जबरदस्त वो. मैं तो बस ये जो जूम पेंट है ना, ब्रश की तरह काम कर रहा था, पेंट ब्रश. जूम है ना, जूम, ये हमारे वाला जूम, यही व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन देता है हमें. हाँ, लेकिन ग्रेट. ओके. वो सिर्फ हाँ, यहाँ पे ना जूम में ही व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है. आप ओके. देखिए यहाँ पे नीचे ना टूल्स में आता है व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन, लेकिन वो तब आता है जब आपका जो जो लैपटॉप है वो सपोर्ट कर रहा हो टच टच स्क्रीन को. ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पी ने ए में कितना इन्वेस्ट किया. लेस देन 50%, बट मोर देन 20%. ओके. ठीक है जी. अच्छा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि अब क्या है, अब पी का ए के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. क्या है जी, ओके. सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट. इन्फ्लुएंस है. इसको मैं रैप कर देता हूं. पी का ए पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ठीक है जी. अच्छा, यस. सिग्निफिकेंट, और ये कहलाएंगे क्या, जो ए है वो पी का एसोसिएटेड कंपनी कहलाएगी. ओके. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जब हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में रह रहे हैं ना, तो तब हम जी. कह रहे हैं कि लेस देन 50%, मोर देन 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और ये एसोसिएट्स है. जब हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं ना, बता इसलिए रहा हूं कंफ्यूज ना हो जाए, जब हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं ना, तो कॉर्पोरेट लॉ जो है ना, वो सब्सिडरी को भी एसोसिएट ही काउंट करता है. यस. ओके. ठीक है, वो सब्सिडरी को भी एसोसिएट ही कहता है, वो एसोसिएट को भी एसोसिएट कहता है, वो माइनर को भी एसोसिएट ही कहता है. मतलब वो कहता है कि ग्रुप ऑफ कंपनी में जितनी कंपनीज है वो एक दूसरे की एसोसिएट्स है. एसोसिएट. ओके. जो लॉ है, जो लॉ कॉर्पोरेट लॉ है ना, पूरी दुनिया जी. में जी. कॉर्पोरेट लॉ. लेकिन जो जी. जो जी. हमारे स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, वो कहते हैं अगर एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी में मोर देन 50% किया तो वो पेरेंट सब्सिडरी है, और अगर किसी में जो है लेस देन 50% और मोर देन 20% तो वो दे आर एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर. ओके. राइट. यस. अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि इस हजरत ने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हो, और वो लेट्स सपोज हम वो कहते हैं वो कंपनी एम है. ठीक है, वो कंपनी ओके. एम है. कितनी इन्वेस्टमेंट की हो, वो की हो लेस देन 20%, लेस देन 20%. 20%. तो ये कहलाता है, ये रिलेशनशिप माइनॉरिटी का रिलेशनशिप कहलाता है, यानी पी इज माइनॉरिटी. और इसको हम कहते हैं क्या है, इसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ओके. ठीक हो गया, बिकॉज इसको हम क्या इट्स कहते हैं,
या इसको कहते हैं नॉन कंट्रोल तो हो नहीं रहा, बस जो मिल जाएगा बस सबर शुक्र कर लेंगे। यस, ठीक हो गया, जो मिल जाएगा सही। सबर शुक्र कर लेंगे, क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा। हाँ, सिग्निफिकेंट कंट्रोल में चाहे कंट्रोलिंग नहीं है, लेकिन इतना होगा कि वस्ता डाल देंगे। यस, ठीक है, ये सही। ऐसा ही है, ये ऐसा ही है जैसे हमारे उधर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, और उसमें जो वो होती है ऑपोजिशन होती है, तो हाँ, ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती है। यस, यस, हाँ, मेंबर्स। ये बेसिकली एसोसिएशन है, सॉरी वो यस, है यस, अलायंस है, ऑपोजिशन। ठीक है ना? कोलिशन अलायंस। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ठीक। तो ये जो सारा है, ये PMAS, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। यस, कि पी का अब S123 भी हो सकती है, M123 हो सकते हैं, A123 हो सकते हैं, लेकिन ये सारे का सारा ग्रुप ऑफ कंपनी कहलाएगा, जिसमें पी पेरेंट है सब्सिडरी के लिहाज से, एम के लिहाज से ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, और ए के लिहाज से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब इनकी जो अकाउंटिंग होती है ना, वो जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इसके लिए, जब पेरेंट और सब्सिडरी होती है। जब पेरेंट और एसोसिएट होता है तो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं बनती, उसे हम लोग कहते हैं इक्विटी मेथड फॉलो किया जाता है। वो क्या होगा वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो एडवांस की बातें होती है। इक्विटी मेथड क्या होता है कि आप देखते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ईयर एंड पे कितनी हुई है, वो जो जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने किया था उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, कि साल के यस, स्टार्ट पे कितना था, साल के एंड पे कितना हो जाता था, तो एंड पे क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लाके बैलेंस शीट में एक फिगर ले आते हैं। ठीक है, और यस, माइनॉरिटी के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। माइनॉरिटी के लिए ऐसे ही होता है कि हमें डिविडेंड मिल गया तो मिल गया, उसे डिविडेंड इनकम लिख लेंगे, नहीं तो हमारी इन्वेस्टमेंट में लिखा होता है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट इधर भी की हुई है। यस, ठीक हो गया। अच्छा, सही। अब जो है कंसोल हमारा मेन जो है टॉपिक है वो है कंसोलिडेशन का, क्योंकि कंसोलिडेशन ही मेन टॉपिक है। कंसोलिडेशन करनी कैसे है हमने पढ़ लिया, क्यों करनी है, क्यों करनी है, रीजन क्या है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म वगैरह लगा दिया। अब करनी कैसे है उसके लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स क्या है, रूल्स पढ़ लेते हैं, क्विकली पढ़ते हैं। देखिए 5 रूल्स होंगे, 5 हमें वर्किंग करनी पड़ेंगी, और 5 रूल होंगे। देखिए वो यही बता रहा है कि व्हाट इज अ ग्रुप, इफ वन कंपनी ओन्स मोर देन 50% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ another company, this will give usually first company control of the second company। तो ये उसने सारा लिखा हुआ है, आप अपने लिए इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं ऑलरेडी। इसमें देर आर 3 IFRS स्टैंडर्ड्स विद इन जो जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। IFRS 3 है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, IFRS 10 है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और IS 28 है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। तो इसके लिए IS 28 लगता है। हम बेसिकली IFRS 10 पढ़ रहे होंगे आज। ठीक है जी, अच्छा जी, IFRS 10 में है कि आप पेरेंट सब्सिडरी को डिफाइन करता है, हमने डिफाइन कर लिया, हम ज्यादा उस पे थेरोटिकल पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं रूल्स के ऊपर। ठीक है जी, रूल्स 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 अगर यहाँ मिल गए, नहीं मिलेंगे तो मैं लिख देता हूँ आप। चलिए, इस चैप्टर में तो नहीं है, अगले चैप्टर में जाते हैं। हाँ, ये देखिए आप, मैटर। पहले यस, पहले थोड़ा सा जो है वो एक अपने माइंड में एक आप सबसे पहले हम लोग करने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट जो है। अच्छा, आपने जहन में बैलेंस शीट लानी है। बैलेंस शीट कहां से शुरू होती है? बैलेंस शीट स्टार्ट होती है नॉन करंट एसेट्स से, उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं, उसके यस, नॉन करंट एसेट्स कैरिंग वैल्यू पर रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं, टोटल हो जाता है तो टोटल एसेट्स आ जाते हैं। उसके बाद इक्विटी का सेक्शन आता है, और इक्विटी में हमारे पास 4 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स और रिटेल अर्निंग। और उसके यस, बाद नॉन करंट लायबिलिटी आती है, फिर करंट लायबिलिटी आती है। ये आपके जहन में ये मेन मेन जो स्केच है। ठीक है, इसके अंदर बाकी आइटम्स को हम नहीं डिस्कस कर रहे। अब होगा क्या, जब दोनों स्टेटमेंट्स को, दोनों बैलेंस शीट को हम एड अप कर देंगे, तो होगा क्या, इन्वेस्ट जो पहला काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी शोन इन द पेरेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, और मैं इसको गुडविल भी कहता हूं। क्या होगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक स्टेटमेंट बन गई। अब पेरेंट की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स में एक हेड आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन एस। पहली बात है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके तो एसेट्स में शो हो रहा होगा। ठीक है, जी,
जबकि ये वाला हेड जो है वो सब्सिडरी में तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट हुई है, सब्सिडरी ने तो इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो अब क्या होगा, जब हम इन्हें दोनों को ऐड अप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम हटा देंगे, निकाल देंगे। उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह एक नई आइटम आएगी जिसे हम लोग कहेंगे गुडविल। कि जब पेरेंट ने सब्सिडरी को परचेज किया था तो परचेज करते हुए पेरेंट ने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे सब्सिडरी के, दैट इज कॉल्ड गुडविल। वो हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये बता रहे थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये वो नीचे बता रहा है, वो लीविंग अ गुडविल बैलेंस, ये बता रहा है। अच्छा, आप बनाएंगे कैसे? एक तो नेट एसेट्स ऑफ ग्रुप, मतलब नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एंड पेरेंट विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। लाइन ऑन लाइन बेसिस का क्या मतलब है? नॉन करंट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी और नॉन करंट एसेट्स ऑफ पेरेंट दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? द शेयर कैपिटल ऑफ ग्रुप विच ऑलवेज इक्वल्स टू द शेयर कैपिटल ऑफ पी। तो जो शेयर कैपिटल होगा, यानी कि जो जो इक्विटी का सेक्शन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पी का रिपोर्ट होगा, वो एस का रिपोर्ट नहीं होगा। वो एस का रिपोर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसने यहां नहीं बताया, मैं आपको वैसे बताता हूं इजी वे में करके। 5 चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज बल्कि यहां लिख देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। उसने यहां नहीं बताया, कोई बात नहीं। पहली चीज हम लोगों ने क्या करनी है, द फर्स्ट वन, पहली चीज हमारे पास क्या होगी? एसेट जो है विल बी एडेड लाइन ऑन लाइन बेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे लाइबिलिटीज जो है, will be added. लाइबिलिटीज जो है वो भी क्या होंगी? विल बी Line by एडेड line. लाइन ऑन लाइन बेसिस। लाइन ऑन लाइन बेसिस का मतलब है करंट एसेट में करंट एसेट ही ऐड होगा, और करंट एसेट में भी अगर एक इन्वेंट्री है, दूसरे की इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री में ऐड होगी। ये नहीं होगा इन्वेंट्री में आप रिसीवेबल ऐड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, Right. तीसरे नंबर पे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन एस विल बी रिप्लेस्ड बाय गुडविल, ठीक है जी। चौथा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, चौथा क्या होगा? ओनली पेरेंट, मैं पी लिखता हूं, ओनली पीज इक्विटी विल बी रिपोर्टेड। अच्छा, तो पी की रिपोर्ट क्यों होगी? वो इसलिए रिपोर्ट होगी क्योंकि पी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। और क्या होगा? हम एक नया हेड ऐड करेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। देखिए, होता क्या है विद इन इक्विटी सेक्शन, होता क्या है, अगर तो पेरेंट ने सब्सिडरी में 60% इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज पेरेंट ने सब्सिडरी में 60%, तो 40% तो किसी और के पास है ना। Yes. अच्छा, अब वो 40% की बाइफर्केशन क्या है, हमें कोई पता नहीं है। वो 40% 15 20 30 लोगों के पास है या एक के पास है। तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे होते हैं तो हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जितना जो है वो पेरेंट ने सब्सिडी में इन्वेस्ट किया है उतना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, बाकी का नॉन कंट्रोलिंग है। उसमें नॉन Yes. कंट्रोलिंग में ए भी आ गया और एम भी आ गया, जी. ठीक है। क्योंकि हमें उसकी डिटेल नहीं पता, तो हम फिर क्या करते हैं? बाकी का जो है नॉन कंट्रोलिंग करते हैं। ऐसे यहां पे अब एक टेक्निकल सी चीज आ जाती है। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी में 100% इन्वेस्ट किया है तो फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 0 होगा। Yes. सही. क्योंकि सही. क्योंकि 100% जब पेरेंट ने ले लिया तो फिर तो दूसरा तो नॉन कंट्रोलिंग रहा ही, Yes. ठीक है। अच्छा, Yes. अब ये 5 रूल हैं, ये आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। अच्छा, 5 ही वर्किंग है, ठीक है। उसके बाद छठी सातवीं एडिशनल वर्किंग होती है, लेकिन बेसिक 5 वर्किंग है। वो 5 वर्किंग क्या है? वो 5 वर्किंग ये है कि हम लोग, एक मिनट सिर्फ,
जो पहली वर्किंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अच्छा, बुक्स में नॉर्मली ग्रुप स्ट्रक्चर में ना सिर्फ क्या होता है, मैं यहां पे वर्किंग वन लिख दूं। बुक्स में अक्सर आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे, वहां पे ना उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रुप स्ट्रक्चर दिया होगा, कैसे कि भाई पेरेंट ने सब्सिडरी में कितना इन्वेस्ट किया, दैट्स इट, ये लिखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, मैं अक्सर जब मैं करता हूं तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को, पेरेंट ने सब्सिडरी में जब इन्वेस्ट किया था तो कैश दिया था, के शेयर दिए थे, और कब दिए थे, कितने के दिए थे, तो मैं यहां पे ही ग्रुप स्ट्रक्चर में वो लिखवा दिया करता हूं, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, तो बाद में फिर कर लेंगे, दूसरे वो हम ऐड करते जाएंगे। दूसरी जो वर्किंग होती है, वर्किंग टू, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं क्या, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एस। ठीक है जी, नेट एसेट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। चेंज इन नेट एसेट्स, रादर देन मुझे कहना चाहिए चेंज चेंज। इन नेट एसेट्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वर्किंग थ्री में हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं गुडविल। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने IS 38 पढ़ा था, मैंने आपको कहा था गुडविल जो है, एक्वायर्ड गुडविल इज ओनली अलाउड, जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है वो अलाउड नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, यस। उसके बाद वर्किंग फोर में हम क्या करते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो जो हमने ऐड करना था वो कितना था। और वर्किंग सिक्स में हम क्या करते हैं, वर्किंग सिक्स में हम लोग, सॉरी, फाइव। वर्किंग फाइव, 1 to 5। वर्किंग फाइव में हम लोग जो पेरेंट है, पीज की जो हम रिटेन अर्निंग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों करेंगे मैं बताता हूं, क्योंकि अब पी की रिटेन अर्निंग ही चेंज होनी है, ठीक है जी। और फिर देन हम लोग, ये जब हमारे पास वर्किंग हो जाती है तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं इस वर्किंग को देख के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये क्या क्या होगा इसमें, हम अभी हमारे पास टाइम है, हम क्या करते हैं, हम इसमें फीड इन करते जाते हैं कि ये क्या होगा। ग्रुप स्ट्रक्चर में तो सीधा सीधा ग्रुप स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें हम तीन चीजें देखेंगे। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता जाता हूँ, तो अच्छा, फिर एक चीज क्या होगी कि कैश कितना दिया था, दूसरी होगी कि कोई क्या शेयर एक्सचेंज तो नहीं हुए, शेयर एक्सचेंज भी होते हैं, और तीसरा क्या था, तीसरा था, अच्छा यहां पे मैं कंसिडरेशन लिखता हूं, कैश कंसिडरेशन कितनी थी, शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन कितनी थी, एंड देन कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन कितनी थी। मैं बता दूंगा आपको ये क्या है जब हम लोग करेंगे। ये तीन ही जो है मैक्सिमम चीजें आती हैं कि कैश कंसिडरेशन, कैश पे कर दिया, शेयर एक्सचेंज कर लिया, अपनी कंपनी के शेयर दे दिए, या कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। अच्छा, वर्किंग टू में जो चेंज इन नेट एसेट्स है वो कैसे आएगा, वो हम लोग दो चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं जी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डॉलर्स, डॉलर्स, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा एट एट रिपोर्टिंग डेट, बल्कि मैं इसको कहता हूं एट एक्विजिशन, ऐड नहीं कर लेने का तो एट एक्विजिशन कर लेते हैं, और एट रिपोर्टिंग। सिर्फ फॉर्मेट अभी बना रहा हूं, इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज कर लेंगे जो है जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। ऐड कर लेते हैं।
अच्छा जी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। शेयर कैपिटल, लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व इफ एनी, रिटेनर और रिटेन अर्निंग। और इसमें अगर कोई और हमारे पास एडजस्टमेंट्स होंगी तो वो हम कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा किया। हम एक्विजिशन पे देख लेंगे कि एक्विजिशन पे ये क्या चीजें थी, रिपोर्टिंग पे देख लेंगे, जितना फर्क आएगा वो फर्क हम लोग कहां पे लेके जाएंगे वो आई लेट यू नो। अभी हम लोग सिर्फ इसको लिख रहे हैं। अच्छा जी, गुडविल। गुडविल में क्या आएगा? गुडविल में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू एफवी ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय पी। जरा आपने इसको समझना है, ठीक है? क्या जी आएगा? कंसिडरेशन जो पे की पी ने एस के लिए जितने शेयर खरीदे थे, ठीक है? और ये कहां से आ जाएंगे? ये बेसिकली वर्किंग वन हम लोगों ने कैलकुलेट की होगी, वहां से आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, उसमें हम ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसी आई क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है? एनसीआई होगा क्या? देखिए, जितने भी सब्सिडरी के एसेट्स हैं उसके लिए कुछ पे किया होगा पी ने, कुछ पे किया होगा एनसीआई वालों ने, राइट? जी तो सब्सिडरी के 100% जो एसेट्स हैं उसके लिए कुछ पे किया होगा पी ने, कुछ पे किया होगा एनसीआई ने। अगर सारे का सारा पी ने एक्वायर किया हुआ है तो उसमें जो है एनसीआई 0 होगा, तो हमारे पास यहां पे टोटल आ जाएगा। जब हम टोटल करेंगे तो यहां पे हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है? अब हम इस टोटल में से लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, इसके फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज नेट एसेट। कब? एक्विजिशन पे, एट एक्विजिशन। एक्विजिशन पे उसकी जो फेयर वैल्यू, अच्छा ये बार बार फेयर वैल्यू का वर्ड हम लोग इसलिए ला रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो फेयर वैल्यू की बेसिस पे बनती हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे नहीं बनती, ठीक है? तो इसीलिए हम हर चीज को फिर फेयर वैल्यू पे लाते हैं। तो क्या हुआ? सब्सिडरी के जो टोटल नेट एसेट्स थे एक्विजिशन डेट पे, उसके लिए पी ने कितना पे किया और नॉन कंट्रोलिंग वालों ने कितना पे किया। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पे जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी गुडविल की। अच्छा, ये गुडविल की अमाउंट कब आएगी? ये गुडविल की अमाउंट तब आएगी जब ये टोटल जो है इससे ज्यादा होगा, क्योंकि पे ज्यादा किया उन लोगों ने, पेरेंट ने और नॉन कंट्रोलिंग वालों ने, जबकि उसकी वर्थ जो है एसेट की कम थी, तो वो गुडविल कहलाएगी, ठीक है? अच्छा, अगर वाइस वर्सा हो जाए तो फिर हम इसे इलविल नहीं कहते, ठीक है? या नेगेटिव गुडविल नहीं कहते, इसे हम लोग कहते हैं बार्गेनिंग पावर, द वैल्यू ऑफ द बार्गेनिंग पावर। कि आपने एक चीज जो है वो अच्छी थी लेकिन ज्यादा सस्ते में खरीद ली, ठीक है? तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्विकली से चलते हैं, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे जी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। ये कौन सी होगी? ओपनिंग, ओपनिंग वैल्यू, ठीक है? और क्या करेंगे हम लोग? इसमें ऐड कर देंगे पोर्शन ऑफ एस नेट एसेट। अच्छा, मैं ना जल्दी नहीं करता, हमारी टाइम खत्म हो गया। मैं यहां पे बंद करके आपको नया लिंक भेजता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ओपनिंग होगी और पोर्शन ऑफ सब्सिडरी नेट एसेट्स जो है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्लोजिंग आ जाएगी। अभी मैं बताता हूं इसमें ये क्या क्या आएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आएगा? फेयर वैल्यू ऑफ
पीज रिटेन अर्निंग, RE, और यहां पे हम लोग ऐड कर देंगे पोर्शन ऑफ एस प्रॉफिट्स, नेट एसेट्स, और बल्कि नेट एसेट्स, एसेट्स नहीं यहां लिखना चाहिए, मुझे प्रॉफिट्स लिखना चाहिए, और यहां पे भी। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ फीस रिटेन अर्निंग क्लोजिंग। ठीक है जी। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और साथ में ये करते जाते हैं और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मैंने हार्ड सा चूज किया, आप देखेंगे इधर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रही हैं। इससे पहले पहले जो है वो आसान चीजें हैं, वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी कर लीजिएगा। आप एक कर लें, मोर देन इनफ है। कौन सा पेपर को पास करना है या कोई पेपर भी पास करना हो, दैट्स मोर देन इनफ। लेट्स रीड इट, क्या कहता है। कहता है पेपरमिंट एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ स्पेयरमिंट। आप देखें उसने भी नाम ऐसे रखे हैं, पेपरमिंट और स्पेयरमिंट, जिसमें पी और एस Yes. है। ठीक है जी। अच्छा, पी ने एक्वायर किया 80% शेयर कैपिटल ऑफ एस 2 years अगो। नाउ दिस इज डिमांडिंग सिचुएशन, हम देख लेते हैं। व्हेन रिजर्व्स ऑफ स्पेयरमिंट स्टूड एट 125,000। अच्छा, रिजर्व का मतलब ये होता है रिटेन अर्निंग। मतलब अगर हम देखें ना, यहां पे नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये रिपोर्टिंग डेट होती है। ठीक है, अब हम इसको 31 दिसंबर 2024 ही कंसीडर करेंगे, तो 31 दिसंबर 2024 को पेपरमेंट ने भी अपनी स्टेटमेंट बनाई, पेमेंट ने भी अपनी स्टेटमेंट बनाई। वो यहां पे उसने थोड़ा सा आसान काम किया है कि उसने एक ही डिस्क्रिप्शन देके आगे दो डिफरेंट कर दिए, हालांकि ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पेमेंट ने भी अपने अपने हिसाब से बनाई, पेपरमेंट ने भी अपने हिसाब से बनाई। अगर आप इक्विटी सेक्शन देखें ना, तो इक्विटी सेक्शन में दो ही चीजें हैं, शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग्स है। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग को भी रिजर्व्स कहते हैं, और रिजर्व्स जो नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं रिटेन अर्निंग के साथ, अगर अदर रिजर्व हो तो वो अनरियलाइज होते हैं, रिटेन अर्निंग रियलाइज रिजर्व है। तो वो कहता है जब 125 पे थी, 125,000 पे, तब खरीदे थे 80%। तो हम क्या करेंगे, हम जहां जहां पे हमें मिलता है हम पुट करते जाते हैं। तो एट एक्विजिशन जो है सब्सिडरी का जो रिटेन अर्निंग थी वो कितनी थी, 125,000। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है जी पेपरमेंट पेड इनिशियल कैश कंसिडरेशन ऑफ 1 million। मतलब अब हम ग्रुप स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या था, ग्रुप स्ट्रक्चर ये था सर जी के, इसको फॉर्मेट सेल करता हूं मैं। पी ने, अब वो ये है हमारे पास चूंकि बोर्ड नहीं है तो मजा आता है उस पर। पी ने 80% शेयर जो है वो किसके खरीदे, वो एस के खरीदे। ठीक है, स्पेयरमिंट के, पेपरमिंट ने स्पेयरमिंट के कितने खरीदे, उसने जो है 80% खरीदे। कितने के खरीदे, कैश कंसिडरेशन जो उसने दी, फॉर्मेट सेल, एक मिनट। अच्छा जी, कैश कंसिडरेशन उसने कहा जी उसने 1 million दी, यानी 10 लाख होगी। दस मिलियन उसने दी, सॉरी 1 million दी। ओके, साथ में वो क्या कहता है, साथ में वो कहता है additionally peppermint issued 200,000 shares with a nominal value of $1 and market value at acquisition date of 1.80। साथ में उसने क्या किया, जो शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन थी वो कितनी दी उसने, वो उसने 2 लाख शेयर इशू किए जो के थे 1.80 के, यानी वो नॉमिनल वैल्यू उसकी एक थी, 1.8 यानी उसने प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, तो 200,000 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो ये बन गया 3,60,000, सॉरी 3,60,000, 360,000 उसने एज अ शेयर के तौर पे भी उसे दिए, किसके, 80% के। और साथ में कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन क्या थी,
कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन साथ में थी जी. इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट पेपरमेंट वुड पे further 500,000 in 3 years time. Current interest rate are 10% and appropriate discount factor for one receivable 3 years from now is 0.75. देखिए उसने कहा जी कि कितने 5 लाख जो है वो मैं तुम्हें 3 साल के बाद पे करूंगा. अब यहां पे थोड़ा सा हमारा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी लगना है. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे प्रेजेंट करना पड़ेगा आज के दिन पे, क्योंकि ये 5 लाख तो 3 साल बाद पे करने हैं, लेकिन इसको बुक तो करना है ना, लाइबिलिटी में तो आएगा. ठीक है, जी लेकिन सवाल ये है इसको अगर लाइबिलिटी में रखते हैं 5 लाख के साथ ही, तो अगले सालों में टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट भी दिखाना है. यानी पांचवें यस तीसरे साल में जाके जो आपको 5 लाख पे करना है, उसकी तीसरे साल के एंड पे उसकी जितनी वैल्यू 5 लाख की है, आज तो वो वैल्यू नहीं है. तो हम फिर क्या करते हैं, इसका हल ये होता है हम इसे वाइंड कर लेते हैं. ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, इस 5 लाख को वाइंड करेंगे. वाइंड कैसे करेंगे, इसको डिस्काउंट करेंगे. डिस्काउंट कैसे करेंगे, हम सिंपल डिस्काउंटिंग यूज करेंगे. 1+R करके 1+R, जो इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, और इसकी जो पावर ले लेंगे हम लोग, वो ले लेंगे कितनी है जी, इसकी पावर आ जाएगी 3 years. तो अगर ऐसा करना हो, या हम फिर अगर वो डिस्काउंट फैक्टर हमें दे दे ऑलरेडी, उसने डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करके हमें दे दिया है विच इज 0.75. ठीक है, उसने हमें ये दे दिया कि एक जो डॉलर है आज के दिन उसके हिसाब से जो है 10% पॉइंट से के हिसाब से आज जो 3 साल बाद $1 था, आज वो 0.75 के. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये इस तरह कैलकुलेट हुआ होगा, $1 को डिवाइड किया होगा 1+, ये आप बाद में नोट भी चाहे कैलकुलेट करके भी दे दीजिए, 1+R, और R 10% लगाया होगा विच इज 10%, और इसको रेज टू पावर 3 करेंगे तो यही आंसर आएगा 0.75. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, वही चीज है. एक एक लिख दिया, वो एक आ गया. अगर आप 5 लाख पुट करेंगे तो 5 लाख का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल सी डिस्काउंटिंग है, लमसम डिस्काउंटिंग. 0.75 समथिंग कुछ आएगा आगे, लेकिन हम उसने 0.75 लिया तो हम वही यूज कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा. अच्छा, ये कितना होगा जी, जब हम लोग 5 लाख को मल्टीप्लाई किया, हम लोगों ने 500,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, सो दैट इज 37500. ये हमारे पास आ गई कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन. अच्छा, अब ये बेसिकली 375 नहीं है, ये तो हम लोगों ने पे करनी है 5 लाख आज से 3 साल बाद, लेकिन आज के दिन उसकी वैल्यू इतनी थी. ठीक है, तो क्या हुआ, जो उसने 80% शेयर लिए उसके लिए उसने पे कितना किया, उसके लिए उसने पे किया, इन तीनों को ऐड कर देंगे. अच्छा, ज्यादातर जो है ना वो सिर्फ कैश कंसिडरेशन का पूछा जाता है. ठीक है, लेकिन अक्सर जो है वो यहाँ पे बाकी कंसिडरेशन भी मैंने कहा करवा दूं आपको. नॉर्मली लोग नहीं करवाते इसको, सिर्फ कैश कंसिडरेशन ही चला के लेके चल रहे थे. तो टोटल कितना पे किया उसने, पेरेंट ने सब्सिडरी के 80% एक्वायर करने के लिए उसने 1.735 जो है मिलियन पे किया. ठीक है जी. अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमें कैलकुलेट करने हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. पहले नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर उनमें चेंज भी कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है जी. तो रिटेन अर्निंग तो हमें उसने बता दिया था, हम लोगों ने देखा ये है. रिजर्व उसने दिए ही नहीं है, प्रीमियम उसने फिलहाल दिया ही नहीं है. अगर आप देखें तो जो रिपोर्टिंग डेट है उस पर अगर आज शेयर यस कैपिटल और शेयर प्रीमियम और रिजर्व नहीं है तो पहले भी नहीं होंगे, यानी 2 साल पहले भी नहीं होंगे. हाँ, शेयर कैपिटल उसने दिया है 5 लाख का, ये 500 है, ऊपर 3000 है, तो ये कितना आ गया शेयर कैपिटल 500,000 का. इसका मतलब ये है जिस दिन एक्वायर किया था उस दिन सब्सिडरी जो है उसके 5 लाख का शेयर कैपिटल था, शेयर प्रीमियम 0 था, रिजर्व 0 थे, और रिटेन अर्निंग 125,000 थी. लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं आया, वो 5 लाख का ही रहा, और बाकी दो चीजें तो है ही नहीं है. लेकिन रिटेन अर्निंग जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, वो बढ़ के 3 लाख पे पहुंच गई, 300,000 पे. अब देखिए, ये रिटेन अर्निंग 2 सालों में 125,000 से 3 लाख पे पहुंची.
जरा एक लॉजिकल सा मेरा क्वेश्चन आपसे ही है कि इस वाली रिटेन अर्निंग बेसिकली प्रॉफिट्स है ना, क्या पेरेंट का हक है इस 125,000 पे? इस पे नहीं है। एग्जैक्टली इस पे नहीं है, क्योंकि अभी एक्वायर ही नहीं था किया। Yes. हाँ, एक्विजिशन डेट के बाद जितना फर्क आया रिटेन अर्निंग्स में, ये कितना आया, कैसे आया? ये आया प्रॉफिट का। तो ये Yes. कैसे आया? जितना फर्क आया उस पे 80% हक है किसका? पेरेंट का, क्योंकि 80% एक्विजिशन है ना, तो 80% पेरेंट का हक है। लेकिन सर अब इसमें दो तीन चीजें आएंगी, ठीक है? मुझे भी इसको एक मिनट, लेट मी कंफर्म इट। उसने यहीं पे किया है कि अलहदा किया, अगर तो यहीं पे किया तो मैं भी आपको, ताकि आपके पास जो है ना वो आंसर्स की सिमिट्री हो। ठीक हो गया उसमें। यार अच्छा जी, अब देखिए, ये तो थी 2 सालों में ये चेंज आया तो हमने कह दिया, लेकिन क्योंकि मैं आपको कह रहा था फेयर वैल्यू पे होता है, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई होगी। वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो कहता है, अच्छा एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, अक्सर मैं वेट कर रहा होता हूं लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों ने इसकी हेडिंग दी है चेंज इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी या नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, नीचे हम लोग इक्विटी लिख रहे हैं। ये क्या सीन है? हमें तो यहाँ एसेट। मेरे जहन में बात आई थी, अच्छा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं शुरू में ही आई थी कि आप ऊपर लिख रहे हैं चेंज इन असेट्स बट इट्स पार्ट ऑफ ऑल इक्विटी। एग्जैक्टली exactly. देखिए, अब वेरी गुड, अब होगा क्या, पहले तो मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? जी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज Yes. प्लस प्लस इक्विटी। ठीक है इक्विटी। जी, ये जी। हमारी इक्विटी अकाउंटिंग, ये सोर्स रिसोर्सेज है। एसेट्स आर और रिसोर्सेज, वाइल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज आर सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, अब होगा यस। क्या? एसेट्स की डिटेल बहुत लंबी होती है, अगर हम नेट एसेट्स निकालने जाए तो बहुत लंबे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ये जो इक्वेशन है ना उसको खराब कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम इक्विटी को उधर ही रहने देते हैं और हम लोग लायबिलिटीज को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। माइनस के। यस। ठीक है, अच्छा जब हमने ये किया तो जब एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस होगी तो एसेट्स क्या कहलाएंगे? नेट। नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी टेकिंग अ लॉन्ग जो है जर्नी, हम लोग शॉर्ट लेते हैं कि आपके जितने भी नेट एसेट्स हैं वो आपकी इक्विटी में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यस। ठीक है, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज मैं अक्सर, आप चले आपने तो यहां से ही इसको पकड़ लिया, ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है। अच्छा, हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है ना, कि कुछ भी नहीं है। दूसरा, वर्ड नहीं खोलना था मैंने, पेंट खोलना था। दूसरा, मैं अक्सर बच्चों को समझाता होता हूं, अगर आपने कभी एक्सप्लेन किसी को कराना हुआ तो उसके लिए भी अच्छा रह जाएगा
हम क्या करते हैं, मैं यहां पे सिर्फ टी अकाउंट एक ड्रॉ करने लगा हूं, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ही होगा। ये टी अकाउंट होता है, राइट। अच्छा, टी अकाउंट यस। में, और ये टी अकाउंट कौन सा है, ये लेट्स सपोज हम लोगों ने बैलेंस, जो है बैलेंस शीट का टी अकाउंट बना लिया, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे हमारे पास एसेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस साइड पे हमारे पास नीचे लायबिलिटी होती है, ऊपर इक्विटी होती है, राइट। अब वो क्या कहता है, वो ठीक। कहता है अगर आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो या तो शू कैलकुलेट कर लो, ये शू की शेप है ना, या शू यस। कैलकुलेट। हाँ। अब शू शू कैलकुलेट करने के लिए आपको एसेट्स पूरे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, विच इज अ ह्यूज वर्क। देन लायबिलिटीज पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेंगे, विच इज अ ह्यूज वर्क। और दोनों को माइनस करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। या क्या करो, या ये बॉल कैलकुलेट कर लो। तो इसको शू बॉल अप्रोच, बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं मैं कहता हूं या तो शू कैलकुलेट कर लो या बॉल कैलकुलेट कर लो। तो दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग हेयर, ऊपर नेट एसेट्स है, नीचे इक्विटी आ रही होती है, वो इक्वेट कर रहे होते हैं, राइट। यस। अच्छा, बिल्कुल सर। हुआ क्या कि एक्विजिशन पे तो शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन रिटेन अर्निंग 125,000 थी, अब 3 लाख होगी। हाँ भाई, हक है, पेरेंट का 80% हक है, इनके डिफरेंस थे। लेकिन अगर कोई इसमें से अच्छा, ये रिटेन अर्निंग में चीजें क्या आई, रिटेन अर्निंग में आया प्रॉफिट, प्रॉफिट्स ही डलते गए यस। ना, एड अप होते गए तो रिटेन यस। अर्निंग। लेकिन चूंकि जब हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं फेयर वैल्यू की बेसिस पे, इसीलिए आपने हर जगह देखा फेयर वैल्यू होगी, हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बनाते। तो जब फेयर यस। वैल्यू पे बनाएंगे तो हम लोग अपने सारे एसेट्स को कन्वर्ट करेंगे फेयर वैल्यू पे। अच्छा, वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब जरूरी नहीं है हर एसेट की फेयर वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो, सिर्फ कुछ ऐसे होंगे जिनकी चेंज होंगी तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट डाल लेंगे। एडजस्टमेंट कहां पे डालेंगे वो मैं आपको बताता हूं पहले। अब पहले ये देखें वो क्या कहता है, वो कहता है एट द एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ स्पेयरमिट एस प्लांट एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 200,000। यानी जो जब आपने इसको फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट किया तो आपको पता लगा यार कि जो प्लांट है उसकी फेयर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा, जितनी रिपोर्ट हुई है ना, रिपोर्ट हुई होगी कहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिपोर्ट हुई होगी यहां पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, 5.5 मिलियन के अंदर रिपोर्टेड है वो। लेकिन कितनी है वो हमें अलहदा उसने नहीं दी, लेकिन वो कह रहा है कि प्लांट की वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी। तो हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, हम यहां पे ऐड कर देंगे क्या, फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। भाई आप एक्विजिशन पे भी ऐड कर देंगे और आप रिपोर्टिंग पे भी ऐड कर देंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, रिपोर्टिंग पे क्यों ऐड, एक्विजिशन पे क्यों ऐड किया, क्योंकि आपने पिछले साल को भी, 2 सालों को आपने उसे फेयर वैल्यू पे ले गए, और रिपोर्टिंग पे तो आपने डेफिनेटली उसे फेयर वैल्यू पे करना ही था। तो दोनों साइड पे आपने उसकी एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन उसके साथ वो क्या कहता है, वो कहता है द प्लांट हैड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। अब क्या होगा, अब जो उसकी 5 साल डेप्रिसिएशन है तो भाई उसकी डेप्रिसिएशन भी तो माइनस करेंगे, यस। डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगी। और वो इधर से क्यों हो रही है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन 5 साल है तो हमारे पास रेट आ गया ना, क्या आ गया, 20% रेट आ गया, क्योंकि उसने जब कुछ ना कहे तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन जब यस। हम करेंगे 20% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर रहा हूं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 2 साल पहले एक्वायर किया था, तो ये जो 20% मल्टीप्लाई बाय 200,000 है, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है। हमें 2 साल की डेप्रिसिएशन लेनी है जो कि यहां पे नहीं होगी, यहां पे जीरो होगी एक्विजिशन पे, क्योंकि एक्विजिशन पे तो कॉस्टिंग ही चल रही थी ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट चल रही थी। इसकी डेप्रिसिएशन कहां पे 2 साल की हम लोगों को एडजस्ट करनी है, इसकी डेप्रिसिएशन हम लोगों को एडजस्ट करनी है रिपोर्टिंग डेट पे, क्योंकि अगर हम कैरिंग वैल्यूज की बढ़ा रहे हैं तो भाई डेप्रिसिएशन भी तो 2 साल की उसमें से फिर माइनस करेंगे। मैं एक मिनट इसको वो कर दूं। तो हमने क्या किया, हमने 2 लाख ऐड तो कर दिया दोनों साइड पे, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि 2 साल गुजरे हैं अभी तक, क्योंकि हम अपने हिसाब से देख रहे हैं 2 साल गुजरे, 2 साल की डेप्रिसिएशन हम लोगों ने यहां पे ऐड कर दी। अच्छा जी,
और क्या कहता है, और अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कहते हैं जी, फॉर मेनी इयर्स पेपरमिंट हैज बीन सेलिंग सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अंडर ब्रांड नेम मिंट फ्रेश। At the date of acquisition, the directors of Peppermint valued this brand at 250,000 with remaining useful after 10 years. The brand is not included in Spearmint statement of financial position. S की स्टेटमेंट में ही नहीं था ब्रांड, लेकिन अब जो है डायरेक्टर्स ने कहा नहीं भाई, ब्रांड की जो वर्थ है वो ब्रांड की वर्थ बनाई उन्होंने, ब्रांड कितने का है वो है टू। अच्छा, ये इंटरनल नहीं बन रही, ये जब एक्वायर किया तब बन रही है 250,000 की। लेकिन अगेन इसकी क्या होगी, इसकी अमोर्टाइजेशन होगी। मोटिवेशन होनी चाहिए। अमोर्टाइजेशन होगी क्योंकि 10 साल है, तो 10 साल की 10% आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 250,000 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 2 आएगा। ठीक है, तो यहां पे तो कुछ नहीं आएगा, जबकि यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा 10, ये 50,000 आ जाएगा। मैं एक दफा दोबारा देख लूं तो इतनी है, हाँ 250,000 और 10% आ जाएगी 25,000। ठीक है, मुझे चार्जर लगा लेने दीजिएगा 1 मिनट। अच्छा जी, अब और क्या उसने कहा, और उसने कहा जी कंसोलिडेटेड गुडविल इम्पेयर। अच्छा, इम्पेयरमेंट हम अलग ले लेंगे, नीचे ले लेंगे उसे, वो गुडविल में ही आएगी और 20%। ठीक है, तो हमारे पास यहां तक जो है इसका टोटल हो जाएगा इक्वल्स टू, सम किया, एंटर किया, सम किया, एंटर। ओके जी, अब देखिए हुआ क्या, 2 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर इनमें चेंज कितना आया। अब हम लोगों ने चेंज, एक्चुअली तो चेंज कैलकुलेट करना था ना, तो चेंज कितना आया, चेंज आया जी इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, एंटर किया, चेंज आया 45,000 का। ठीक है, अब इस 45,000 में पेरेंट का पोर्शन कितना है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, 80%। और नॉन कंट्रोलिंग का कितना है, एन यस। आई का कितना है। पेरेंट का कितना होगा, विच विल बी 80%। 80% पे हक है ना, बाकी कितना हक यस। है, बाकी 20% नॉन कंट्रोलिंग का है। ठीक है जी, लेट मी अरेंज इट। अच्छा, अब क्या होगा, कॉमर्शियल ब्रश, सो 80% मल्टीप्लाई बाय 45,000, और बाकी का ये 9,000 जो है 20% आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई किसकी, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई जो हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे चेंज इन नेट एसेट्स कितना आया 45,000, जिसमें दोनों का, इसके लिए हम लोग कर रहे थे। ठीक है जी, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम, हमारा काम ऑलमोस्ट आसान हो गया। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय पी, वो हमारे पास यहां कैलकुलेटेड है, कितनी है 173500। वन, तो मैं क्या करता हूं, वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, 173500 ये आ गई। अच्छा, फेयर वैल्यू पेड बाय एनसीआई, एनसीआई ने कितना पे किया था, हमें क्वेश्चन से पता लगेगा। तो कहते हैं द पेपरमिंट ग्रुप वैल्यूज द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। एक इक्विटी मेथड होता है, एक फेयर वैल्यू, अभी तक फेयर वैल्यू ही चला रहे हैं हम लोग। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाज 380,000, so दैट वाज 380,000। अब देखें जरा, जितने भी सब्सिडरी के एसेट्स थे एक्विजिशन डेट पे, उनके लिए इतना पे किया गया। ठीक है, अच्छा उसमें से सब्सिडरी के एसेट्स कितने थे, वो तो थे 1.075 मिलियन के। जब हम लोगों ने इसको माइनस साइन कर दिया
हम्म। तो हमारे पास, हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जानी चाहिए। अभी मैं इसको गुडविल नहीं कहूंगा क्योंकि पहले थोड़ी सी मैं चीजें और कुछ पढ़ लूं। नहीं, ये करूंगा। उसमें गुडविल वो भी किया। हाँ, इसमें से अच्छा जी, हमारे पास जो है कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1.0400 हमारे पास आ गई। अभी गुडविल नहीं मैं इसको कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा अभी बताता हूं। अगर कुछ ना होता, मैं पढ़ के बताता हूं। ये कुछ और तो नहीं उसने दिया हुआ। इम्पेयरमेंट किया है। पेमेंट दी हुई है ना, बस ठीक हो गया। 280 समथिंग। वेरी गुड। अच्छा, इंपेयरमेंट अब कितनी है? इंपेयरमेंट है जी 280 258,000। 258, सॉरी हाँ। तो -258,000 इंपेयरमेंट आ गई। अब हमारे पास जो आ गया दैट इज दिस। प्लस इसलिए कर रहा हूं, वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो हमारे पास आ जाएगा। तो गुडविल कितनी आ गई? गुडविल आ गई आपके पास 780,000। आपके पास कितनी आ गई जी गुडविल? अगर इंपेयरमेंट ना होती तो हमारे पास जो है वो ना आती। अच्छा, इंपेयरमेंट आ तो गई, हमने क्या किया? हमने गुडविल को माइनस किया डायरेक्टली। ठीक है, अब होता क्या है, हमने गुडविल को माइनस किया। याद है हम लोगों ने जो IS-36 किया था, उसमें जब हम लोग इंपेयरमेंट लाते थे तो हम लोगों ने यहां पे तो गुडविल को जब माइनस किया तो हम लोगों ने गुडविल को तो क्रेडिट कर दिया। अगर एंट्री देखेंगे जी। इंपेयरमेंट की तो गुडविल को तो क्रेडिट कर दिया। भाई डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे 20% एनसीआई को और 80% पेरेंट को। लेकिन कहां? उनकी रिटेन अर्निंग्स को, जो उनके प्रॉफिट के पोर्शन है ना, उसमें से जाके काटेंगे। यस यस। गॉट इट? तो डेबिट क्रेडिट ये क्या होगा? डेबिट एंट्री बनेगी, दो डेबिट होंगी। प्रॉफिट्स ऑफ एनसीआई, प्रॉफिट्स ऑफ पी, रिटेन अर्निंग ऑफ पी। रिटेन अर्निंग क्योंकि हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की रिटेन अर्निंग नहीं है, इसलिए मैं जो है वो उसे कह रहा हूं, प्रॉफिट्स कह रहा हूं। इन दोनों में से काटेंगे। कैसे काटेंगे मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, अब हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओपनिंग कितनी थी? हम ऊपर वाली वर्किंग से उठा लेंगे। 380 थी, गिवन थी। प्रॉफिट कितना था एनसीआई का? 20% हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये था। ठीक हो गया। तो ये आ जाता हमारे पास, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने यहां पे लेस करना है इंपेयरमेंट लॉस को, इसके प्रॉफिट में से निकालना है। अच्छा, अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल हम कहते हैं इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट किसे करते हैं? जो भी क्रेडिट हो रहा होता। अब इंपेयरमेंट एक्सपेंस अगर डेबिट होता तो ये कहां पे जाता? ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाता, तो प्रॉफिट को रिड्यूस करता। अब तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे पास ऐड होके प्रॉफिट आ रहा है, तो इसलिए हम उसके जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है उसमें से डायरेक्टली काट लेते हैं। कैसे है जी? कितना? 258,000 इंपेयरमेंट थी। इसका कितना करेंगे जी? इसका 20% करेंगे, क्योंकि 20% है ना उसका जो है। तो हम यस। क्या करेंगे जी? हाँ। इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन लगाया हम लोगों ने किया 258,000 मल्टीप्लाई कर दिया 0.20 और एंटर कर दिया। ठीक है जी, हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 216। हमारे पास आ गया इतनी। ठीक है जी, तो क्लोजिंग हमारे पास क्या आ गया? मैं इसको सारों को ऐड कर देता हूं, सम कर देता हूं इसका। तो हमारे पास क्लोजिंग आ गया जी कितना? नॉन कंट्रोलिंग जो फेयर वैल्यू है क्लोजिंग का, वो आ गया हमारे पास, जो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, दैट विल बी 337,400। और ये हमने इसको कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं फेयर वैल्यू ऑफ पीज रिटेन अर्निंग ओपनिंग। ये कहां से लेंगे? ये हम पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से लेंगे, जो कि कितनी है पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटेन अर्निंग? वो है 1400 की। ठीक है जी, तो 1400 की हमारे पास ये आ गई। बल्कि ये 1400 नहीं है, साथ इसमें 3 जीरो है। अच्छा, इसके साथ पोर्शन ऑफ पीस प्रॉफिट ये कितना है? ऊपर से ले आएंगे, 36,000 था।
ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अगेन अब इसमें भी पहले आएंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, लेस करेंगे इम्पेयरमेंट, और कितनी होगी जी, ये होगी 80%। ठीक है, विच विल बी -258,000, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 0.80 से। बल्कि हम मैं काम, अच्छा ये, हाँ ये वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उस रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैं तो बता देता हूं, वाइंडिंग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वाइंडिंग अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि 375,000 हम लोगों ने टाइम जीरो पे लिया, जो कि 3 साल बाद हम लोगों ने 5 लाख पे करना था। पहले साल जब हुआ तो हम लोगों ने 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा था, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट जो है लगाया, इस पे अप्लाई किया, तो फाइनेंस चार्ज आ गया 37,500। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा 375,000 में, तो हमारे पास जो पहले साल के एंड पे अमाउंट आएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, वो हो गई 412,500 से। फिर हम लोगों ने सेकेंड ईयर में इसी तरह 412,500 को 10% लिया, तो हमारे पास इंटरेस्ट चार्ज आ गया 41250। इसको भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, और दूसरे साल के एंड पे जो हमारे पास लाइबिलिटी 375,000 की थी टाइम जीरो पे, वो अब हमारे पास आ गई 453,750 से। फिर तीसरे साल हम लोगों ने इसी के ऊपर 10% लिया, जो कि हमारे पास आया 45375, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आई 499,125, जो कि आनी चाहिए थी 5 लाख। ये राउंडिंग की वजह से आई, तो वो कोई इशू नहीं है, राउंडिंग वो जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग पे यूज की थी। ठीक है, इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं वाइंडिंग अनवाइंडिंग। पहले हम लोगों ने वाइंडिंग कर दी, अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंडिंग की। अच्छा हुआ क्या, पहले और दूसरे साल का जो फाइनेंस चार्ज है, इंटरेस्ट है, अब हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और एक्वायर कब किया था सब्सिडरी को, 2 साल पहले, तो 2 साल का इंटरेस्ट तो चार्ज हुआ ही नहीं। तो वो चार्ज कहां पे होना है, चूंकि पेरेंट ने कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन देनी थी ना, तो ये पेरेंट की स्टेटमेंट में आना चाहिए था, पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पेरेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पे शो होता है, उसका इंपैक्ट शो होता है आपके रिटेन अर्निंग्स में। तो इसलिए हम लोगों ने पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स में 2 साल का इंटरेस्ट जो है दिस प्लस दिस, जो कि यहां पे आ रहा है, उसको हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा लेट्स सपोज ये 1 साल पहले एक्वायर किया था, तो 1 साल का इंटरेस्ट लेते हैं। ये अगर 3 साल पहले एक्वायर किया था, तो सिंपल सी बात है, हम इन दोनों का डिफरेंस लेके यहां पे ले आते। ये हम लोगों ने रिकॉर्डिंग जो नहीं हुई उसमें किया था, और हमारे पास रिटेन अर्निंग आ गई। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने 5 रूल अप्लाई करने हैं। सबसे पहले जो उसने हमें दिया है, क्या दिया है, नॉन करंट एसेट, कॉपी पेस्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, तो मैं इसको नॉन करंट एसेट की ही हेडिंग देता हूं। अच्छा जी, रूल क्या था एसेट्स के बारे में, एसेट्स विल बी एडेड ऑन लाइन बेसिस। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले पीपीई है, तो क्या आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5500 है, तो मैंने यहां पे लिखा 5500,000 चूंकि लगाना है, प्लस इसमें ऐड कर देंगे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1.5 मिलियन जो कि स्पेयरमेंट के हैं, वो हमने ऐड कर दिए 1 2 3। अच्छा इसमें अब हम लोग ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वो जो एडजस्टमेंट की थी हम लोगों ने फेयर वैल्यू की। दो एडजस्टमेंट थी, एक एडजस्टमेंट थी हमारे पास प्लांट की, और दूसरी एडजस्टमेंट थी हमारे पास ब्रांड की। प्लांट की थी 2 लाख, ब्रांड की थी 250,000 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बल्कि ब्रांड को हम लोग अलग करेंगे, अभी हम लोग प्लांट की, क्योंकि ब्रांड इंटेंजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट की कर देंगे, प्लांट की कितनी है जी, 2 लाख की, या हम लोगों ने ऐड कर दिया 2 लाख, लेकिन साथ में ही माइनस भी कर देंगे 80,000, जो कि क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको शो करना होता है, तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। अब मैं अगर इसको टोटल करूं तो दैट इज, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, एंटर किया, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, जो कि उसने दिया यहाँ पे, उसी को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन स्पेयरमेंट। तो इन्वेस्टमेंट विल बी रिप्लेस बाय गुडविल अमाउंट, ये हम लोगों ने कहा था, तो यहाँ पे गुडविल आ जाएगी। गुडविल को मैं सीधा पिक कर लाता हूं, जो हमारी गुडविल कैलकुलेटेड है
दैट इज 78200। तो यहां पे आ गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास यहां पे जारी बात है ब्रांड था ही नहीं, तो ब्रांड आ जाएगा। ब्रांड चूंकि स्पेयरमेंट में है ही नहीं है, ब्रांड स्पेयरमेंट में नहीं है, तो ब्रांड सिर्फ और सिर्फ आएगा किसका, वो आएगा मतलब पेमेंट का ही है, लेकिन एडजस्टमेंट आएगी और माइनस हम करेंगे 50,000 इसमें से, जो कि इसकी अमोर्टाइजेशन थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200,000। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नॉन करंट एसेट। इसको ओके। दोबारा मैं ले आता हूं यहां पे। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया नॉन करंट एसेट। अब हम क्या करेंगे दूसरे, नेक्स्ट उसने क्या दिया, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और कैश दिया। मैं पहले लिख लेता हूं यहां पे इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड कैश। ठीक है जी। अगेन लाइन ऑन लाइन बेसिस पे ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री हमारे पास 550,000 की और 100,000 की, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 550,000 प्लस 100,000 ऐड कर दिया। अच्छा, ये भी हो सकता है इन लोगों ने इंट्रा ग्रुप परचेजिंग की हो, तो जब इंट्रा ग्रुप परचेजिंग होती है तो हम लोग उसे इन्वेंट्री में से एडजस्ट करते हैं। और अगर इंट्रा ग्रुप, सारी बात है, एक ने दूसरे से खरीदे हो उधार पे चीजें, तो फिर एक के पेबल में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, दूसरे के रिसीवेबल में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे अभी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज ये 400,000 है और दूसरा 200,000 है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से उसको माइनस कर देते हैं जितनी अमाउंट जो है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की होती है। लेट्स सपोज यहां पे क्या होता कि इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में जो रिसीवेबल्स है, लेट्स सपोज पी के पी के रिसीवेबल्स है और स्पेयरमेंट के एस के पेबल्स है, या वाइस वर्सा, तो हम पेबल्स में से भी माइनस कर देते हैं उतनी अमाउंट और रिसीवेबल में से भी माइनस कर देते हैं। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आती रहती हैं और यहीं पे कर देंगे। इसी तरह इन्वेंट्री को भी एडजस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कैश कितना, दैट इज 200,000 प्लस 50,000, सो 200,000 प्लस 50,000, तो ये हमारे पास आ गया 250,000। अच्छा जी, ये हमारे पास आगे इज इक्वल्स टू, सम किया, एंटर किया, तो हमारे पास आ गया जी कितना, दैट इज, व्हाट इज दिस, दिस इज करंट एसेट्स। ओके जी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया क्या, टोटल एसेट। ठीक है, ओके। इसको डबल लाइन करते हैं। अच्छा जी, अब उसने हमें क्या दिया है, अब उसने हमें दी है इक्विटी। ओके, सो लेट मी राइट ओवर हियर इक्विटी। अच्छा जी, इक्विटी को बोल्ड कर देते हैं। इक्विटी में सबसे पहले उसने दिया है शेयर कैपिटल। हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है शेयर इक्विटी सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शो होता है। अच्छा जी, इसमें हम लोग ऐड नहीं करते। शेयर कैपिटल कितना दिया उसने, उसने दिया है 2,000 का। अच्छा, मैंने ब्रैकेट क्यों डाली है, 200,000 है, बल्कि नहीं 2 मिलियन है। ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली है, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग पे उसने शेयर इशू किए थे शेयर एक्सचेंज में, कितने किए थे, 2 लाख शेयर इशू किए थे 1.80 पे। देखिए, जब भी शेयर इशू होते हैं जिनकी पार वैल्यू $1 थी, तो जो आपका शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल, उसमें नॉमिनल जो पार वैल्यू है उस हिसाब से इंक्रीज होते हैं। तो 2 लाख शेयर जो है उसने इशू किए थे $1 के हिसाब से, तो अब उसका जो शेयर कैपिटल आएगा दैट विल बी 2.2 मिलियन। एक जीरो ज्यादा डाल दिया मैंने, आई गेस। हाँ, तो ये कितना आ गया, 2.2 मिलियन। क्यों, 2 लाख, 2 मिलियन पहले शेयर से, 2 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन शेयर तो थे पर $1 ईच शेयर था ना, तो $2 मिलियन के शेयर थे
प्लस उसने और शेयर इशू किए कितने, 1.8 पे इशू किए थे, मैं 0.8 की एडजस्टमेंट ला रहा हूं अभी, ठीक है, 1.8 के हिसाब से इशू किए थे 2 लाख। टोटल वर्थ थी 360,000, अभी हम लोगों ने सिर्फ एडजस्ट किया 2 लाख। बाकी का कहां जाएगा, बाकी का जाएगा शेयर प्रीमियम में, ठीक है। कितने थे, 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय किया 0.8 से, तो ये आपके पास बाकी का आ गया 1,60,000। तो अगर आप देखें 2 लाख यहां पे आ गया, 1,60,000, तो वो यही 3,60,000 है जो कि यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दो हमारे पास यहां पे शेयर प्रीमियम नहीं था, वो इसलिए नहीं था कि हम लोगों ने उसे एडजस्टी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई नहीं थी अभी तक, तो अब जब बनाई तो शेयर प्रीमियम का भी आ गया। अच्छा, इसके बाद आ गई रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग सिर्फ और सिर्फ किसकी, पेरेंट की आएगी। कितनी आएगी जी, वो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया उसको उठा लेंगे वर्किंग 5 से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको आगे ले जाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये आ गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड करना है ना, दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगा, हम लोगों ने कहा था एक एडिशनल लाइन आएगी जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की होगी, और वो कौन सा आएगा, वो भी वर्किंग 4 से आ जाएगा, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है यहां पे, ठीक है जी। तो हमारे पास इक्विटी भी आ गई। अच्छा, इक्विटी का टोटल करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद उसने क्या दिया, उसके बाद उसने दी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में मैं यहां लिख देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटीज विल बी एडेड लाइन ऑन लाइन बेसिस। लायबिलिटीज विल बी एडेड लाइन ऑन लाइन बेसिस। वो कितनी है, वो है जी आपके पास 300 3 million plus 400,000, so that is 3 million प्लस 400,000। अच्छा जी, ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 34,000,000। ओके जी। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, क्या भला, वो ये चीज नोट करनी है आपने कि, पहले मैं इसको करंट लायबिलिटीज लिख लूं फिर बताता हूं। करंट लायबिलिटीज विल बी एडेड लाइन और लाइन बेसिस। करंट लायबिलिटीज कितनी है, दैट इज 1.25 मिलियन। तो 1250,123 प्लस इसमें कर देंगे क्या, इसमें कर देंगे 650,000। 650,000 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी 1.9 मिलियन। 1 0 ज्यादा है। जीरो ज्यादा है, नहीं नहीं, 1.9 मिलियन है ना। 650, 650। अच्छा, 650, ठीक है, वो करना था ब्रैकेट। अच्छा, अब इसके हाँ, साथ एक आएगा क्या, डेफर्ड लायबिलिटी। ये वही लायबिलिटी है, बल्कि इसको मैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहता हूं, कॉन्टीजेंट डेफर्ड लायबिलिटी। अच्छा, ये क्यों मैं इसको उसके नीचे लिख रहा हूं, करंट लायबिलिटीज में लिख रहा हूं, क्योंकि अब ये करंट रह चुकी है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी वर्किंग देखें तो 2 साल पहले की बात थी ना, तो अब तीसरे साल में तो इसने पे होना है, तो तीसरे साल में ये नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली करंट लायबिलिटी है, जो कि करंट के अंदर आएगी लेकिन डेफर्ड के उससे आएगी। और ये कितनी है आपकी, ये बेसिकली होगी दूसरे साल के एंड पे जो बन जाएगी, वो कितनी बन जाएगी, दैट इज, इसको मैं डायरेक्टली ही लाता हूं यहां पे, इज इक्वल्स का साइन डाल के, दूसरे साल के एंड पे कितनी है क्लोजिंग, ये इतनी बन जाएगी, ठीक है। तो तीसरे साल में तो वैसे ही पे हो जाएगी। अच्छा जी, मैंने इसको कर दिया बोल्ड यहां पे। अब हम इसका टोटल करते हैं। अब ये जो टोटल करने वाला पोर्शन होता है ना, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। क्यों, यहीं पे आपकी इक्विटी और लायबिलिटी का बैलेंस बराबर आना होता है या नहीं आना होता। तो हमारे पास जो है, मुबारक हो, हमारे पास मिलियन। टोटल एसेट्स अच्छा, यस। और टोटल, इसमें इसमें अब हमारे पास इसलिए लायबिलिटीज एंड इक्विटी, इसमें हमारे पास इसलिए फर्क नहीं आया क्योंकि ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी ही उसकी बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई हम लोगों ने राउंडिंग नहीं यूज की, ठीक है, यस। तो हमारे पास बराबर हो गया, ठीक है जी। तो मुबारक हो, ये सबसे बड़ी मुबारक लेने वाली बात होती है जब ये सही बराबर हो है। जाता है इतना काम करने के बाद। यस। सेपरेटर, ओके, ये हमारे पास आ गया। यहां पे जो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्लोज होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस छोटी सी है, वो जब आपने ये कर ली तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, देखना हो देख लीजिएगा, जरूरत नहीं है
इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम छोटे छोटे 3 आईएएस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, और कैश फ्लो का क्विज ड्यू है, क्योंकि जब तक क्विज नहीं होगा आपकी अच्छे से तैयारी कैश फ्लोज की नहीं होगी, तो आपने कैश फ्लोज की तैयारी रखनी है। ठीक है, इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं इसको